हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th हिंदी चैप्टर 5 नागरी लिपि का क्वेश्चन और आंसर लेकर आए हैं। पहला है सवाल, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है? तो इसका आंसर होगा, करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई है। दूसरा नंबर है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो इसका आंसर होगा, हिंदी तथा इसके विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारे पड़ोसी देश नेपाली व नेवारी भाषाएं भी इसी लिपि में लिखी जाती है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। प्राचीन काल में संस्कृत व प्राकृत भाषाओं में यह ध्वनि थी। तीसरा नंबर सवाल है, लेखक ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? आंसर हो जाएगा, गुजराती लिपि देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। चौथा नंबर सवाल है, नंदी नागरी लिपि नागरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है? इसका आंसर होगा, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती थी। कोंकण के शिलाहार, मन्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है। पहले पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को भी नंदी नागरी नाम दिया गया था। 5 नंबर सवाल है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं? उनके विवरण दे। तो आंसर होगा, दक्षिण भारत में अनेक शासकों ने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया है। राजराज व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोड़ राजाओं के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित है। सुदूर दक्षिण से प्राप्त वर्गुण का पलियम ताम्रपत्र नागरी लिपि में है। इतना ही नहीं, श्रीलंका के पराक्रमबाहु, विजयबाहु आदि शासकों के सिक्कों में भी नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। 6ठा नंबर सवाल है, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? आंसर होगा, गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरों या छोटे ठोस त्रिकोण है। लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरे लकीरें बन जाती है और ये सिरोखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। 7वां नंबर है, उत्तर भारत के किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं? आंसर हो जाएगा, उत्तर भारत में इस्लामी शासन की नींव डालने वाले महमूद गजनबी के लाहौर के ढाले गए चांदी के सिक्कों पर भी हम नागरी लिपि के शब्द देखते हैं। इसके अलावा
मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, अकबर आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए थे। 8वां नंबर सवाल है, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? इसका आंसर होगा, नागरी को देवनागरी इसलिए कहते हैं क्योंकि पद्मावलिकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र को नगर कहते थे। हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। विद्वानों के अनुसार उत्तर भारत का यह बड़ा नगर निश्चित रूप से पटना ही होगा। और दूसरी तरफ चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनागरी भी कहा जाता था। देवनागरी की लिपि होने के उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया गया था। नौवां नंबर है, नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है? पटना के नागरी का क्या संबंध लेखक ने बताया है? तो इसका आंसर होगा, नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का कहना है कि यह सत्य है कि नागरी शब्द किसी नगर अर्थात किसी बड़े शहर से संबंधित है, और यह जानकारी भी मिलती है कि पाटलिपुत्र अर्थात पटना को नगर कहते थे, और स्थापत्य की उत्तर भारत की विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता था। 10वां नंबर सवाल है, नागरी लिपि कब तक सार्वदेशिक लिपि थी? इसका आंसर होगा, ईसा की 8वीं से 11वीं सदियों में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। 11 नंबर सवाल है, नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है? इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है? इसका आंसर होगा, नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती है। 8वीं-9वीं सदी से आरंभिक हिंदी साहित्य मिलने लग जाता है, और इसी काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बंगला आदि भाषाएं भी जन्म ले रही है। 12 नंबर है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? इसका आंसर होगा, अनेक विद्वानों का यह मत है कि ये गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे, और ईसा की 8वीं सदी की पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया, और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति भी है, जो नागरी लिपि में है। 13 नंबर है, निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। इसका आंसर होगा, निबंध के आधार पर
आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण इस प्रकार मिलते हैं। पहला है 11वीं सदी में राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं के सिक्कों पर वीर केरलस जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित है। दूसरा है दक्षिण से प्राप्त वर्गुन का पलयम ताम्रपत्र भी नागरी लिपि में 9वीं सदी की ही है। तीसरा है 1000 ईस्वी के आसपास मालवा नगर में नगर लिपि का इस्तेमाल होता था। विक्रमादित्य के समय पटना में देवनागरी का प्रयोग मिलता है। चौथा है ईसा की 8वीं से 11वीं सदियों में नागरी लिपि पूरे भारत में व्याप्त थी। 8वीं सदी में दोहकोस की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है वह नागरी लिपि में है। और पांचवा है 554 ईस्वी में राष्ट्र राजा दंतेदुर्ग का दानपत्र नागरी लिपि में प्राप्त हुआ है। 850 ईस्वी में जॉन गणितज्ञ महावीराचार्य के गणित सार संग्रह की रचना मिलती है जो नागरी लिपि में है।